जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि आज के इस सेशन में हम लोग BEVE 181 के लिए जो है ना दिसंबर 2023 को क्वेश्चन पेपर जो है उनको हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। दिसंबर 2023 के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम लोग विद आंसर को जानने वाले हैं। और आप सभी को पता होगा इस सब्जेक्ट के लगभग पूरी सिलेबस कंप्लीट करा चुके हैं, जिसपे अभी तक लगभग 68 प्लस क्लासेस अपलोड हो चुकी है इस सब्जेक्ट के लिए। सिर्फ इस सब्जेक्ट के लिए 68 क्लासेस उस पर आपको देखने को मिलेगा। जितने भी सेशन में एग्जाम हुई है PYQ का पूरा एनालिसिस करवा चुके हैं। इसके साथ आपका महा मैराथन क्लासेस भी करवा चुके हैं। उस पर आपको क्या मिलने वाली है, ये 68 क्लास के जो पूरा सार एक ही क्लास में मैंने लगभग 1.5 घंटे में बहुत स्पीड में रिवीजन करवा दिया है ना। आप सभी प्लेलिस्ट में जा सकते हो, चैनल पे देख सकते हो, तो वहां पे आपको मिल जाएगा महा मैराथन क्लासेस के नाम से। ठीक है, वो क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि वो रिवीजन पर्पज से बनाया गया था। काफी स्पीड में मैंने लगभग 100 पेज का जो PDF मैंने जो प्रोवाइड करवाया उसका रिवीजन करवा दिया है काफी स्पीड में। ठीक है, तो वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। इसके साथ साथ जितने भी क्लासेस करवाए हैं उनको भी जरूर देख लीजिएगा। और रही बात ये PDF के लिए, आपको PDF कैसे आपको मिल जाएगा, PDF के लिए जो है ना आपको कांटेक्ट कीजिए 9241077866। ठीक है, आप इस पर कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पर। आपको मैं फिर से यहाँ क्लियर से कर देता हूँ 9241077866। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास के बाद जो है ना आप संपर्क करके जरूर ले लीजिएगा PDF। 100 पेज का PDF मिलने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी से लगभग सभी सेशन में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब आज के सेशन में जो दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लासेस का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया गया है, तो उसको जरूर देख लीजिए। ओके, तो चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन रहने वाली है कि सतत विकास की अवधारणा को किसमें औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया था। किसमें औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया था, ब्रेनलैंड आयोग की रिपोर्ट में, या डेलोर कमीशन रिपोर्ट में, या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में, या मॉरिस स्ट्रॉन्ग कमीशन रिपोर्ट में। ये आपको बताना है। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, ये सतत विकास से संबंधित है। हर साल इससे संबंधित कोई ना कोई सवाल देखने को मिलता है, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। सतत विकास की अवधारणा किसने दी थी, सतत विकास के कितने लक्ष्य हैं, सतत विकास के निम्नलिखित में से लक्ष्यों में से कौन नहीं है। यानी कि आपको क्या करना है, सतत विकास से संबंधित जितने भी सवाल हैं उनको देख लीजिएगा। हालांकि मैंने सब कुछ कवर करा रखा है, आपको PDF में भी मैंने दे दिया इसके सतत विकास के कितने लक्ष्य हैं, कितने लक्ष्यों के नाम हैं, और आपके सवाल पूछे जाते हैं लक्ष्यों में से नहीं है, तो आप 17 के 17 लक्ष्यों को याद कर लीजिएगा, उसी में से सवाल देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या कहा गया, सतत विकास की अवधारणा किसमें औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेटलैंड आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो है ना ये परिभाषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है प्रदूषण गहन आर्थिक उत्पादन से पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाओं की ओर गति कहलाती है। प्रदूषण गहन आर्थिक उत्पादन से पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाओं की जो गति होती है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है पर्यावरण पारगमन, या तकनीकी पारगमन, या औद्योगिक पारगमन, या आर्थिक पारगमन। देखिए ये प्रदूषण गहन आर्थिक उत्पादन पर्यावरण के अनुकूल के लिए होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण पारगमन। ठीक है, पर्यावरण पारगमन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, और इसका भी ए आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। हालांकि इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो वहां आप ले सकते हो, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्यों में से नहीं है, आपको मैंने अभी जस्ट चर्चा किया था, उनमें से एक क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। आपको रिसेंटली जो दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुई उसमें भी पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जा रहे हैं भाई। तो आप जरूर देख लेना, जरूर कंप्लीट कीजिएगा। PDF में भी दे दिया मैंने, कम्युनिटी पोस्ट पे भी दे दिया, टेलीग्राम चैनल पे भी इसका 17 के 17 लक्ष्यों को आपको ऑलरेडी दे दिया है ना, और क्लासेस भी सेपरेट से करवा रखा है, तो आप इनके लिए जरूर देखिएगा। कहा जाता है साफ पानी और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, या स्वच्छ हवा, या भूमि पर जीवन। देखिए इसमें क्या कहा गया है, 17 लक्ष्यों में से जो है इसमें स्वच्छ हवा के बारे में चर्चा नहीं किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम लोग को नहीं वाला ढूंढना था, ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। सतत लक्ष्यों में से यहाँ देखिए आपके सामने में ही 3 है, और बाकी 14 को आप ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये हुई बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवघटक को किस रूप में जाना जाता है। अवघटक को हम लोग किस रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर है स्वपोषी, विषमपोषी, भक्षपोषी, या मृतपोषी। जो अवघटक होती है ना उसको हम लोग मृतपोषी के तौर पर के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, अवघटक को किस रूप में जानते हैं, मृतपोषी के रूप में हम लोग जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले।
पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछे जा रहे हैं। तो सभी पारिस्थितिक तंत्रों को की सही तरह से मूर्त सीमाएं होती है, या पारिस्थितिक तंत्र आकार और जटिलता में भारी विरोध का प्रतिनिधित्व करता है, या पारिस्थितिक तंत्र अध्ययन की एक इकाई है, या पारिस्थितिक तंत्र शब्द को टेंसले के द्वारा किया गया था। इसका अगर हम लोग असत्य की बात करें तो असत्य जो है ना ऑप्शन नंबर ए ही इसका असत्य है। ये सभी पारिस्थितिक तंत्र की तरह मूर्त सीमाएं होती नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा, मतलब कि ये आंसर सही हो जाएगा क्योंकि असत्य पूछे जा रहे थे। ठीक है, तो असत्य हम लोग को, और आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है मेरे दोस्त, है ना, क्योंकि असत्य हो नहीं हो ऐसे सवाल देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जीव मंडल के जल घटक के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपको आप देखोगे ना तो पिछले मैं लगभग 5-10 दिन से जो लगातार क्लासेस करवा रहा हूँ, हर सेशन में ये क्वेश्चंस आपके नजर में आ रहे हैं, हर सेशन में। आपको बिलीव नहीं होगा, आप बिलीव करोगे तो आप मतलब देख लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो, अभी जो लगातार सीरीज चलाए जा रहे हैं उस पे आप देख लोगे, इसके बारे में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो ये आपके ऑप्शन इस प्रकार है, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल या जीव मंडल। 6 का क्या आंसर हो जाएगा? हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, जल मंडल हो जाएंगे। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाली है, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस पोषी स्तर के चतुर्थक उपभोक्ता पाए जाते हैं? चतुर्थक उपभोक्ता पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और पीडीएफ में इंक्लूड है ना। प्रथम स्तर में कौन से हैं, द्वितीय में कौन है, तृतीय में कौन है, सब कुछ मैंने आपको करा रखा है, आपको जो ना ये आपके पीडीएफ में इंक्लूड है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, चतुर्थ उपभोक्ता पाए जाते हैं, ये जो ना पोषी स्तर 5 में पाए जाते हैं। किस प्रकार के वन में हेमलॉक, यू और मेपल के पेड़ पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन में जो है ना हेमलॉक यानी कि यू और मेपल के पेड़ पाए जाते हैं? शीतोष्ण वर्षा वन में, शीतोष्ण सदाबहार वन में, शीतोष्ण पर्णपाती वन में, शंकुधारी वन में। इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तानी टिड्डियों का शिकारी है? केलोटस, या सफेद पूंछ वाला गिद्ध, या सफेद मेहतर गिद्ध, या लोरी काटा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केलोटस। जलकाय के तल पर रहने वाले जीव को क्या कहा जाता है? जलकाय के तल पर रहने वाले जीव को क्या कहते हैं हम लोग? ये हम लोग बेंथिक कहलाते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र प्रजातियों में समृद्ध और उच्च है? बेलांचली भाग, वेला पर्वतीय भाग, या नेरिटांचली भाग, या नितलस्थ भाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेला पर्वतीय भाग। ठीक है, वेला पर्वतीय भाग इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन पूछे जा रहे हैं। और नवीकरण के बारे में मैंने बता दिया कि नवीकरण क्या होता है और नवीकरण क्या होता है, इसका एग्जांपल भी दिया था, ये हूबहू उसी पीडीएफ से देखने को मिला है। तो इसका आप ऑप्शन देखोगे इस प्रकार है, वन है, पानी है, चारागाह है, या खनिज है। देखोगे तो इसका अनवीकरणीय संसाधन जो है ना ये खनिज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाले क्वेश्चन नंबर 13, अलवणीय जल में नमक की कुल मात्रा होती है। नमक की कुल मात्रा कितनी होती है आपके? 3% से कम, या 1.5% से नीचे, या 2% से नीचे, या 2.5% से नीचे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1.5% से नीचे। ठीक है, 1.5% से नीचे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को देखते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। ये क्वेश्चन भी आपके जून 2023 के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, तो यानी प्रीवियस के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि काली मृदा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण विधि नहीं है? संरक्षण विधि नहीं है, चेक डैम का निर्माण, वृक्षारोपण, मृत्यु को गीला करना, या तट के साथ चौड़ी दीवार का प्रारूप। इसका सही जवाब हो जाएगा मिट्टी को गीला रखना। ठीक है, ये मृदा संरक्षण का विधि नहीं है। अगर मिट्टी को हम लोग गीला रखेंगे तो ये मिट्टी जो ना इसका संरक्षण नहीं होगा, इसलिए इसको ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से वनों का आर्थिक महत्व कौन सा है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों और प्रक्रियाओं का समर्थन करना, या वैश्विक जलवायु का औचित्य बनाए रखना, या जैव विविधता को बचाना, या कीटनाशकों और पीड़कनाशकों के रूप में उपयोग किए जाने वाले उत्पादों को प्राप्त करना। ये महत्व कौन सा है? इसमें आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को और प्रक्रियाओं का समर्थन करना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जाता है वन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। लगभग 8 से 10 सवाल जो है नहीं वाले डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा आप। ये कार्बन सिंक का एक प्रमुख स्रोत है, यह भूस्खलन को रोकता है, यह वेक्टर जनित रोगों के लिए प्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार है, यह जैव विविधता का सबसे बड़ा भंडार है। इसका सही ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यह वेक्टर जनित रोगों के लिए प्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार है, यह गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों की कटाई के फलस्वरूप होता है मृदा अपरदन में वृद्धि, या पौधों द्वारा मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, या भूमि जल स्तर में कमी, या प्रदूषण में कमी। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही आंसर हो जाएगा मृदा अपरदन में वृद्धि। अगर हम लोग वनों की कटाई करेंगे तो ये मृदा में अपरदन हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन आपको घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, है ना, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन नंबर 19, जैव विविधता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संख्या में सबसे अधिक है। देखिए मैंने आपको क्या किया, पीडीएफ में जो है ना हर चीजों की जो है ना संख्या भी बता दिया, सांप के कितने हैं, मछली के कितने हैं, कीड़े को कितने हैं, सभी की संख्या मैंने बता दिया। संख्या अगर आप देखोगे ध्यान में तो आप उसी से आंकड़ा निकाल के आप सबसे बड़ी बात बता सकते हो। आपको हो सकता है इसमें संख्या पूछे गए सबसे अधिक वाला, तो आपको हो सकता है आपके एग्जाम में जो उसी पूरी संख्या पूछ दे, तो पीडीएफ में मैंने वो भी ऐड कर रखा है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कीड़ों और सूक्ष्म जीव, सबसे ज्यादा कीड़े हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहा जाता है 20 में निम्नलिखित में से कौन सा जैव भौगोलिक भाग भारत के सबसे बड़े क्षेत्र को घेरता है। भारत के सबसे बड़े भाग क्षेत्र को कौन सा घेरता है? तट, पश्चिमी घाट, डेक्कन प्रायद्वीपीय, या गंगा का मैदान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डेक्कन प्रायद्वीपीय। डेक्कन प्रायद्वीपीय सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का चार, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक जैविक हॉट स्पॉट है। भारत में एक जैविक हॉट स्पॉट है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, ओडिशा के भितरकनिका। इसमें आप देखोगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। मैंने पीडीएफ में जो ना आपका देखिए ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना मेरी बातों को। भारत में कुल कितने जैविक हॉट स्पॉट हैं? टोटल 4 हैं। पूरा वैश्विक में 18 हैं, और अगर देखो इनडायरेक्टली अस्थायी तौर पर जो 34 है। आपके कथन और कोड वाला में ऐसे देखने को मिलेगा भाई। तो भारत में जो है आपके यहाँ पे 4 की जगह 6 दे देगा, जैसे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके जून 2023 में पूछा जा चुका है, और आपके इसमें पूछा गया जो जैविक हॉटस्पॉट के नाम पूछे गए, तो 4 इसमें है। चारों के नाम आपको मैंने पीडीएफ में भी दे दिया है, क्लासेस भी करवाया, कम्युनिटी पोस्ट में भी दे रखा है, तो आप जरूर देख लीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाली है, निम्नलिखित में से जैव विविधता का अप्रत्यक्ष उपयोग मूल्य कौन सा नहीं है? नहीं है पुलिस है सौंदर्य मूल्य, वसीयत मूल्य, या गैर उपयोग मूल्य, यह सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्य। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैर उपभोग्य मूल्य। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? उसमें परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। इसमें आप देखोगे तो इसका सही आंसर हो परमाणु ऊर्जा। इसके जो गैर पारंपरिक स्रोत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन नंबर 24, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूतापीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त माना जाता है? उत्तर पश्चिमी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय, पश्चिमी राजस्थान, भारत का पूर्वी तट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिमी हिमालय। उत्तर पश्चिमी इसका हिमालय जो है सही जवाब हो जाएगा। भारत की आधे से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत की आधी से अधिक ऊर्जा किससे की जाती है? आप इसका आंसर देखोगे ना, ये क्वेश्चन जो है ना आपके रिपीटेड हैं, यानी कि तेल, कोयला, पनबिजली या प्राकृतिक गैस। इसका सही आंसर होगा कोयला। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है ना काफी बार पूछे गए हैं, आप प्रीवियस के क्वेश्चन से भी देख सकते हो, उसमें भी कई बार रिपीट किए गए हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन नंबर 26 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जाता है ऊर्जाग्राम का तात्पर्य है, ऊर्जाग्राम का तात्पर्य है वे गांव जो अपने आवश्यक ऊर्जा संसाधनों का उत्पादन स्वयं करते हैं, या ऐसे गांव जिनमें सरकार द्वारा प्रयोगात्मक आधार पर गैर पारंपरिक वैकल्पिक प्रणाली स्थापित की गई है, या ऊर्जा संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आदर्श गांवों की स्थापना की गई है, या यह ऊर्जा संसाधनों से संबंधित नहीं है। ऊर्जाग्राम के बारे में अगर देखेंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसे गांव जिनमें सरकार द्वारा प्रयोगात्मक आधार पर गैर पारंपरिक वैकल्पिक प्रणाली स्थापित की गई है। इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से कौन सा चयनात्मक विनाश का एक उदाहरण है? चयनात्मक विनाश का एक उदाहरण है समुद्री गल, चीता, यात्री कबूतर, मगरमच्छ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यात्री कबूतर, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर व्यवसायिक शिकार का हिस्सा नहीं है? व्यवसायिक शिकार का हिस्सा नहीं है जो ना व्यवसायिक जानवर जो है ना, इसमें से कौन है? व्हेल जो है, हिरन है, सांप है, जंगली गधा। इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें जो है ना
ये वेल को आप व्यापारिक तौर पर इसका शिकार नहीं कर सकते हैं। सही सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा आक्रामक प्रजाति का उदाहरण नहीं है? आक्रामक प्रजाति का उदाहरण नहीं है। देखोगे आप अब तक लगभग 8 से 10 सवाल अब तक नहीं वाला पूछे जा चुके हैं, तो मैं बार बार हाईलाइट करता हूं, तो सचेत करता हूं, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। तो इसमें आपका देखोगे तो ऑप्शन नंबर है जलकुंभी, घास या खरपतवार, ये मीठा मटर या मेस्किट। इसमें नहीं है मीठी मटर, ठीक है, मीठी मटर इसका सही जवाब हो जाएगा। मैं क्लियर करके आपको दे रहा हूं ताकि आपका स्क्रीनशॉट ले पाओ, है ना। रचनात्मक विनाशकारी का उदाहरण है एक यात्री कबूतर, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चल सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण है? स्वस्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण है राष्ट्रीय उद्यान, प्राणी उद्यान, कैप्टिव प्रजनन या पालना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर बिंदु स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर बिंदु स्रोत है? चिमनी के माध्यम से अपशिष्टों का निर्वहन, या उद्योगों से पाइप के माध्यम से निर्वहन, या कृषि क्षेत्रों से अफवाह, या एक संयुक्त क्षेत्र में विषाक्त पदार्थों को फेंकना। इसका आंसर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब, कृषि क्षेत्रों से अफवाह, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ना ये प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 में हम लोग देखने वाले हैं भारत में RSPM का मानक स्तर है। ये क्वेश्चन भी आपके PYQ में है और PDF में भी है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, या 40 या 30। आपका आंसर, इसका आंसर देखोगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और आप क्या करोगे, RSPM का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन कभी कभी फुल फॉर्म वाला भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण द्वारा कॉलीफॉर्म का पता लगाया जा सकता है? कॉलीफॉर्म का पता किससे लगाया जा सकता है? MPN टेस्ट द्वारा, TDS टेस्ट द्वारा, BOD टेस्ट द्वारा, या COD टेस्ट द्वारा। इसका आंसर आप देखोगे तो इसका जो ना MPN टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है। और MPN की आप फुल फॉर्म देख लोगे, TDS का फुल फॉर्म देख लोगे, BOD का फुल फॉर्म देख लोगे, और COD का भी फुल फॉर्म देख लेंगे, है ना। इसका सही आंसर क्या जो MPN, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट न्यूनीकरण का तरीका नहीं है? प्रक्रिया संशोधन, अपशिष्ट पृथक्करण, या अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, या अपशिष्ट सांद्रता। इसमें अगर आपका आंसर देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अपशिष्ट सांद्रता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट की जैविक उपचार विधि है? जैविक उपचार की विधि है भस्म करना, या भस्मीकरण, द्रवीभवन, या पाचन, या विलयन। इसमें आप आंसर देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए भस्मीकरण या भस्म करना हो जाएगा। नाभिक के अपशिष्ट के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भस्मीकरण, भूमिगत निष्ठान, या समुद्र में डॉपिंग, या लैंडफिल निस्तारण। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी भूमिगत निपटान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को देखने वाले हैं। 38 में है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इसका जो ना हरित गृह गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 मिशनों में से नहीं है? राष्ट्रीय जल मिशन, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, या टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इसमें से आपको नहीं वाला ज्यादातर देखने को मिल रहा है। अब तक आप देखोगे ना 39 क्वेश्चन तक में अब तक लगभग 15 सवाल जो है नहीं वाला डायरेक्टली पूछे गए हैं, तो आप क्वेश्चन को पूरा जरूर पढ़ना भाई, है ना। तो इसमें आपका अगर आंसर की बात करें तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है ना, ये जलवायु परिवर्तन का राष्ट्रीय कार्य जो 8 मिशन है उनमें से ये नहीं है। अब क्या करोगे 8, इसमें भी आपका इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के कितने मिशन है? तो 8 मिशन है भाई, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है क्वेश्चन नंबर 40। वायुमंडल में ओजोन परत सामान्यतः पाई जाती है समताप मंडल की ऊपरी परत में, क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में, मध्य मंडल की ऊपरी परत में, या आयन मंडल की ऊपरी परत में। वायुमंडल जो है ना ये आप कहां पाए जाते हैं? वायुमंडल, है ना। तो वायुमंडल आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इसका एक ही तो होगा, समताप मंडल, है ना। समताप मंडल के ऊपरी परत में ये पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रमुख बेंच यहाँ स्थित है।
नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या चेन्नई में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की जो प्रमुख यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसमें आप देखोगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 42 को चलते हैं। 42 में है आपका ओजोन परत की कमी को पूरा करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल विज्ञप्ति पर राष्ट्रों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। एक दो सवाल जो आपके ईयर वाले भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ओजोन परत की कमी को पूरा करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल विज्ञप्ति पर राष्ट्रों द्वारा सहमति कब की गई थी? 1985 में, 1987 में, 1989 में या 1991 में। अगर इसकी बात सही करें तो ये 1987 में किया गया था। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसेल समझौता। बेसेल समझौता से भी संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं लगातार। तो बेसेल समझौता किससे संबंधित है? जैव विविधता से, ओजोन परत का ह्रास से, या रासायनिक और खरपतवार अपशिष्ट से, या जलवायु परिवर्तन से। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3, रासायनिक और खरपतवार अपशिष्ट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन नंबर आप हम लोग देखेंगे 44 में कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवंशिक प्रभाव के कारण नहीं है? आनुवंशिक प्रभाव के कारण नहीं है। अगर आप मलेरिया दिख रहा है तो मलेरिया मार लीजिएगा, लेकिन नहीं है। तो इसमें आपका देखो ऑप्शन में है, कहा जाता है हीमोफीलिया, दात्र कोशिका एनीमिया, या डाउन सिंड्रोम, या सिजोफ्रेनिया। इसमें नहीं वाला पूछे गए तो ये मलेरिया, ये जो है ना सिजोफ्रेनिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में मिलान करने के लिए कहा जा रहा है ना, देखिए मिलान करने के लिए कहा जा रहा है। तो मिलान करने के लिए हम लोग देखते हैं आप वायुमंडलीय आ जाएगा आपका। वायुमंडलीय जो नहीं, ये सूखा में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 का बी आ जाएगा। 1 का बी यही तो है ऑप्शन नंबर। एक सेकेंड ये वायुमंडलीय जो है ना, ये वायुमंडलीय आपका हो जाएगा गर्मी के लहर। जैविक आ जाएगा जंगल की आग। उसके बाद भूवैज्ञानिक या भौगोलिक आ जाएगा आपका ये भूस्खलन। और जलीय जो है ना, ये सूखा, जल से संबंधित सूखा। आप एक भी देख रहे हो ना, जल से संबंधित क्या है? सूखा। तो आप 4 का 2 देख सकते हो। 4 का 2 सिर्फ यहाँ तो है, तो इस प्रकार से भी यहाँ देख लीजिए ना। 1 का 3 बिल्कुल सही है। बी का 1 बिल्कुल ये सही है। ठीक, बिल्कुल 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं देख रहा हूँ, इससे हो जाएगा। उसके बाद जैविक। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए क्या कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में उच्च भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उच्च भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है तटीय ओडिशा, कच्छ के रण, या पूर्वी राजस्थान, या बुंदेलखंड। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, तटीय ओडिशा। ठीक है, तटीय ओडिशा में जो है ना उच्च भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखोगे अब आपके प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए थे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूकंप का क्षेत्र नहीं आता है, यानी प्रभाव नहीं होता है? तो ये एमपी के क्षेत्र जो बुंदेलखंड है यहाँ पे नहीं आता है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है 2100 तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो सकती है? 11.2 अरब। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस के क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाली है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये इनविस। आप देखोगे ना लगातार मैं हर सेशन में बोल रहा हूं भाई कि इनविस के केंद्रों के नाम आप जरूर पढ़ना, जरूर देखना। इससे संबंधित एक सवाल पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आपका इनविस के केंद्र नहीं वाला पूछे जा रहे हैं, तो इनविस का सभी के सभी केंद्रों को आप नाम लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप एग्जाम हॉल में चले जाएंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन इस प्रकार है, राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संगठन अहमदाबाद, ये बिल्कुल है, इसमें सही आंसर ये तो सही है। सैद्धांतिक अध्ययन केंद्र सीटीएस भारतीय विज्ञान संस्थान, ये बेंगलुरु, ये भी है। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली, नहीं ये नहीं है। और देखिए यही तो आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें से नहीं है। आप देखोगे यहाँ पे 3 आपको ऑलरेडी मिल गया। ठीक है, ये तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका हम लोग नहीं वाला पूछे जा रहे थे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन नंबर 49, प्रकृति के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण मानता है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के मूल्य और अधिकार है? मूल्य और अधिकार है, इसमें आप देखोगे मानव केंद्रीयवाद या मानव केंद्रियत, या पारिस्थितिकवाद, या पारिस्थितिक नारीवाद, या स्त्रीवाद, या प्रबंधन। इसकी बात करें तो ये पारिस्थितिकवाद इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहने वाली है क्वेश्चन नंबर 50। गैर अंग्रेजी भाषी समुदायों में संवाद करने के लिए अंग्रेजी सामग्री का उपयोग किसका एक उदाहरण है? कार्यविधिक असमानता, भौगोलिक असमानता, सामाजिक असमानता या आर्थिक असमानता। इसके देखोगे ये क्वेश्चन जो है ना जून 2023 में भी सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। अब मैं क्वेश्चन नंबर याद नहीं है लेकिन बताया गया है। तो ये असामाजिक असमानता सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखोगे ना तो जून 2023 के क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिल रहा है, लगभग 8 से 10 सवाल जून 2023 के हूबहू क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आप क्या करोगे, इस ये सेशन के साथ साथ जून 2023 के सेशन जो अपलोड कर रखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। इस तरह से हम लोग आज के सेशन का पूरा जो है ना कंप्लीट हुआ। 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 में से आपके 18 अंक पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूं आज के सेशन से आप सभी को काफी कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत कुछ फायदा मिला होगा। और जो भी पीडीएफ मैंने बताया उस कॉन्टेक्ट नंबर से कॉन्टेक्ट करके जरूर ले लीजिएगा, ओके। और महामैराथन क्लास जरूर कीजिएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूं आज के सेशन आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहा होगा। और एक निवेदन भी है, जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपना रिव्यू दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।